डी स्टूडेंट्स, हम लोग फेज डायग्राम्स कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे अमाउंट ऑफ ईच फेज और कंपोजिशन ऑफ ईच फेज निकाल सकते हैं यूजिंग फेज डायग्राम्स एंड लेबर रूल। तो आज हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन आइसोमॉर्फस अलॉयज। तो माइक्रोस्ट्रक्चर मीन कि हम थोड़ा एटॉमिक लेवल पे जाकर देखते हैं कि जब ये सॉलिडिफिकेशन हो रही होती है तो उसमें जो अलॉय के अंदर एटॉमिक लेवल पे या कहने कि माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा होता है। तो उसमें पहला दो केसेस हैं इम्पोर्टेंट है। उसमें एक है इक्विलिब्रियम कूलिंग और दूसरा है नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग। इक्विलिब्रियम कूलिंग का मीनिंग ये होता है कि आप अलॉय को जब हम अलॉय बना रहे हैं लिक्विड से सॉलिड फेज में जा रहे हैं तो अलॉय को स्लोली कूल करें, यानी कि बहुत स्लो कूलिंग करें। उसमें ये होता है कि स्लो कूलिंग करने से एटम्स के पास वो इतना टाइम्स होता है कि जब वो सॉलिड बन जाते हैं तो वो एटम सॉलिड के अंदर वो डिफ्यूज़ कर सकें। दूसरा होता है नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग, जो कि मोस्टली ज़्यादातर जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग होती है। नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग नहीं होती है कि वो फास्ट कूलिंग होती है। तो इन दोनों को हम अभी देखते हैं। पहला है इक्विलिब्रियम कूलिंग। लेट्स वही फेज डायग्राम हम देख लेते हैं जो कि हम पहले अभी अपने लास्ट लेक्चर में की थी। कॉपर निकल अलॉय ले रहे थे, उसमें कंपोजिशन कॉपर की हम स्टडी करते हैं 35% पे देख लेते हैं। मतलब इस अलॉय का 35% पे हम कॉपर निकल अलॉय को थोड़ा देख लेते हैं इस फेज डायग्राम से। तो उसमें हम लेट्स के यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो इसमें क्या होगा, ये सारे का सारा लिक्विड होगा, उसमें 35% निकल होगी। ठीक हो गया। फिर इधर आ जाएं, यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी इस पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें अगर आप फिगर में देखें तो ये जो पोर्शन था ये थोड़ा जेलस जो है, ये सारा लिक्विड है और इसमें अभी कोई सॉलिड नहीं बना यहाँ पर, क्योंकि 1300 सेंटीग्रेड पे ये सारी लिक्विड होगी। इस जगह पर सॉलिड बनना शुरू हुआ तो इसमें छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं आपको ये पीसेज, ये सॉलिड्स हैं, सॉलिड बनना शुरू हो गए। मतलब इधर 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 फिर यही ग्रो करते हैं और ग्रो करते करते ये आपस में मिल जाते हैं और फाइनल ये सारे का सारा सॉलिड फेज बन जाता है। ये इधर नज़र आ रहा है अल्फ़ा फेज। अच्छा, इस जगह पर ये हुआ सॉलिड बना। तो अब इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये जो पहला सॉलिड बनना है ये वाला, इसके अंदर निकल कितने परसेंट है। तो उसके लिए हम टाई लाइन ड्रा करें। टाई लाइन जहाँ कट करती है इधर, ये इसकी वैल्यू नोट करें, ये वाली। ठीक है, तो ये तकरीबन आ जाती है 46%। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बना भी दूँ, ये वाली वैल्यू इस जगह पर ये 46%। इसका मतलब है कि यहाँ जो सॉलिड बनेगा उसमें निकल कितनी होगी 46%, जबकि हमने फाइनल कितनी हमें चाहिए 35%। लिक्विड में थी और फाइनल 35% चाहिए। और ये शुरू में ज़्यादा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सॉलिड बनेगा शुरू में उसमें निकल कितने हैं 46%। निकल ज़्यादा होगी, 46% है, कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं। जब यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, फर्दर डिक्रीज़ होगा, बी से सी पॉइंट के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अगला सॉलिड है उसके लिए हम यहाँ ये टाई लाइन ड्रा करें। ठीक है, तो वो नेट उसमें निकल कितनी होगी 43%। ठीक होगी। तो उसमें हमारे पास इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर ये बन गई कि ये टेम्परेचर हमने कम किया ना बी टू सी, तो ये जो अल्फ़ा फेज़ है ये थोड़ा ग्रो कर जाएगा। ये ग्रो करके देखिए थोड़े बड़े हो गए ये, और लिक्विड फेज़ कम हो गया। तो अल्फ़ा अब जो सॉलिड बनना है उसमें निकल कितनी है 43%। ठीक हो गया। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आया 46 से 43% पे, तो इसमें नेट अमाउंट, नेट 43 का मतलब है कि इसमें जो फाइनल निकल हो कंसनट्रेशन होगी वो 43% होगी। अब इसमें होगा ये कि ये जो पहला था 46% निकल वाला, ये वाला केस ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा इन दोनों को ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाऊँ, यहाँ इसको बड़ा करके बनाऊँ। ये वाला, ये अंदर वाला, ये जो ये छोटा सा है ना, छोटा सा जो है अल्फ़ा का फेज़, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया। ठीक हो गया। अब ये किस जगह पर है, ये 46% इस टेम्परेचर के ऊपर। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये थोड़ा बड़ा होगा और ग्रो करेगा, तो इसके गिर जो दूसरा फेज़ बनेगा, मीन कि ग्रो होगा तो इसके ऊपर एक और सॉलिड फेज़ इसके ऊपर ग्रो होगा।
ठीक है, वो ये वाला जो सॉलिड फेज ये ग्रो हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें अंदर में निकल कितने हैं, 46%। ठीक है, तो बाहर वाला है, बाहर वाले में निकल हो सकता है कि वो कम हो, मे बी के यू कैन से कि 41%, रफली मैं लिख दूँ 41%। ठीक है, तो इनका अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं आएगा, क्योंकि इनके अमाउंट डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है। अगर मैं एवरेज एस्टिमेट करूँ तो इसको जो पूरा एवरेज बनेगा वो 43% बनेगा। ठीक हो गया, 43%, वो नेट ये बन जाएगा जो इसकी एवरेज है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि ये जो पहला फेज़ बना था अंदर, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर वाला, इसमें निकल कितनी थी, 46%। तो जो दूसरी लेयर है उसमें निकल कितनी है, 41%। ये हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, एक दो लेक्चर्स में, कि वो जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वो निकल ज़रा कम होती जाती है, शुरू में निकल ज़्यादा होती है। तो अब ये होगा कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कूलिंग है, इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब होता है कि ये स्लो कूलिंग है। अगर ये स्लो कूलिंग है तो जब दूसरी लेयर बन रही होगी तो उसमें ये 41% उसमें रिटेन नहीं करेगी। उसमें ये होगा कि जब दूसरी लेयर बन रही होगी तो वो जो एटम यहाँ अंदर निकल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, 46% है, बाहर कम है, तो निकल के एटम क्या करेंगे, वो बाहर डिफ्यूज़ करेंगे बाहर की तरफ, इस तरह। ठीक है, और कॉपर के अंदर की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे, इधर कॉपर ज़्यादा है, अंदर कॉपर कम है। निकल जब बाहर डिफ्यूज़ करेंगे तो ये फिर कंपोजिशन क्या हो जाएगी, बाहर अंदर जो बाहर 41 से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऑन दी एवरेज क्या हो जाएगी कि ये पूरा सॉलिड फेज़ बनेगा, ये एक सॉलिड फेज़ बन जाएगा, पूरा एक, दो नहीं रहेंगे, ये पूरा एक होगा नेट। और इस पूरे के अंदर निकल कितनी होगी, ऑन दी एवरेज 43%। ठीक हो गया। तो इस तरह इक्विलिब्रियम कूलिंग में ये होता है कि जब एक सॉलिड बनता है फेज़ और उसके ऊपर दूसरी लेयर बनती है, तो पहली वाली जो लेयर बनी थी उसमें निकल ज़्यादा होता है, दूसरी में निकल कम होगा, लेकिन वो चूँकि स्लो कूलिंग है तो वो अंदर से निकल डिफ्यूज़ करके बाहर जाता है, और साथ साथ ये इक्विलिब्रियम पे आते जाते हैं सारे। जो बाहर लेयर है वो अंदर के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, जो फर्दर लेयर बनेगी वो फर्दर इसके साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, जो पहले लेयर बन चुकी है। तो ओवरऑल कंपोजिशन क्या होती है, उस पूरे सॉलिड में यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, तो मीन कि यहाँ पर अगर 46% है, इस जगह पर अगर अल्फ़ा है, इसमें निकल कितनी है, 43%। तो इस पूरे के अंदर जहाँ पे भी इस अल्फ़ा के अंदर जहाँ पे भी देखेंगे 43% होगी। अच्छा, अब ये और नीचे आ जाए टेम्परेचर, यहाँ देख लें, इधर और इधर, तो अब ये 43% से ये कम हो गया, तकरीबन ये 39% होगी। तो इधर जो सॉलिड बनेगा, ठीक है, उसमें अगर इस तरह का मैं वो भी अलग से बना लें तो उसमें कितनी होगी, 39%। फिर और नीचे आ जाए यहाँ इस जगह पर, इस जगह और देखिए सॉलिड बहुत ज़्यादा हो गया, और इसमें निकल कितनी है, अब कितनी है, 35%, बिल्कुल इस जगह पर। और इससे नीचे सारे का सारा सॉलिड बन जाएगा, ये जो लिक्विड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये टोटली सॉलिड हो गया हमारे पास। और नेट कितना हो गया, 35% निकल। ठीक हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम कूलिंग में ये होता है। तो इसमें क्या चीज़ समझने वाली है कि जब ये लेयर्स बनती हैं, कि जब एक सॉलिड बना फिर उसके ऊपर दूसरा सॉलिड बना, और फ़ौरन क्या होगी, इधर से डिफ्यूजन होगी बाहर, एक एलिमेंट की दूसरे के अंदर की तरफ होगी, और ये सारे ये दो लेयर नहीं लेंगी, एक ही बन जाएगी, हैविंग सेम कंपोजिशन। फिर जो तीसरी बनेगी वो भी सब एक बन जाएगी, हैविंग सेम कंपोजिशन। और ओवरऑल कंपोजिशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और उतनी हो जाएगी फाइनल जब सॉलिड बन जाएगा सारा, तो उतनी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे है नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग। नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग ये थोड़ी फास्ट कूलिंग होती है, कि आपने अलॉय को सडनली या सडनली ना भी हो, फिर भी आपने इसको जो है वो बहुत स्लो कूल नहीं किया। ठीक है, तो उसमें हम इधर आते हैं वापस के, अगर इक्विलिब्रियम कूलिंग हो तो ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये और ये बनेगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के लिए शो कर रही है। अब हम जो नॉन इक्विलिब्रियम में ये होगा कि ये जो कर्व है, सॉलिडस लाइन, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसमें क्या डेविएशन आ जाएगी कि ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो पोर्शन है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये सारा पोर्शन नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह कौन सा आएगा, ये निचले वाला, ये जो डॉटेड है, ये फ़र्क आ जाएगा कि ये कर्व यहाँ से आके, ये इक्विलिब्रियम में होती तो इस तरह जाती जो कि पहले बनी हुई थी। नॉन इक्विलिब्रियम में है तो ये इस तरह आ जाएगी, जो मैंने यहाँ से देखा गया इधर से आएगी, और ये ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। मतलब ओवरऑल अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये 35% की हम एग्जाम्पल वही 35% की ले थे। तो अगर इक्विलिब्रियम में होता 35 तो अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ये होता, क्योंकि इसके नीचे सॉलिड है, इसके ऊपर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और अब नॉन इक्विलिब्रियम में ये हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, ये आ गया। ठीक हो गया। ऐसा क्यों होता है उसको अभी हम समझते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैं ये रब कर दूँ सारे। तो देखते हैं हम यहाँ पर
ये जो हमारा वही हम 35% निकल की एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ से ये सारा इस टेम्परेचर पे ले 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या है, सॉलिड लिक्विड होगा। तो जब इस पॉइंट पे पहुँचेंगे बी प्राइम पे, तो इसमें देखें सॉलिड बनना शुरू हो गया, और इसमें सॉलिड क्या होगा 46%। ठीक हो गया ये वाला। यहाँ तक तो जो ये वही है जो कि हमने इसमें देखा था, ये इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ से आगे थोड़ा चेंज होता है। अब यहाँ जब टेम्परेचर कम होता है इस केस में, जब टेम्परेचर यहाँ से कम होकर यहाँ आ गया, अब सी पॉइंट के ऊपर आ गए, सी पॉइंट के ऊपर आ गए, तो उसमें ये देखें कि अब इसमें ये जो सॉलिड बना था ना, ये वाला, ये वाला, इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूँ, ये सॉलिड बना था अंदर, ठीक है। इसमें निकल कितनी थी, 46% निकल थी। ठीक हो गया। अब इस केस में जो दूसरा सॉलिड जो ग्रो करता है, हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर बनेगी सॉलिड की, ठीक है, दूसरी लेयर बनेगी लाइक इस तरह, ये वाली, इसके ऊपर दूसरी लेयर बन गई ये वाली, ठीक है। अब इसमें होगा ये, क्योंकि ये फास्ट कूलिंग है ना तो रिलेटिवली, तो अब एटम्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो डिफ्यूज़ कर सकें यहाँ से बाहर, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी लेयर बनेगी ना, उसके अंदर निकल की कंपोजिशन कम होगी, ठीक है। लेट्स से कि अगर अंदर 46 है और जो दूसरी लेयर बनती है उसमें निकल की कंसंट्रेशन आ जाती है, यू कैन से कि 39 आ जाती है, रफली मैं लिख लूँ 39 है, ठीक है। तो जो अंदर वाली लेयर है, ये अलॉय की कॉपर निकल अलॉय, जो फेज़ है ये वाला, ये अंदर वाला फेज़ है, ये वाला जो पहले बना था ये वाला, इसमें कितनी थी 46%, और जो इसकी वो दूसरी लेयर बनी जो यहाँ पर भी नज़र आ रही है, इस फिगर में भी देखें ना, यहाँ इसमें अगर आप गौर से देखें, इसमें तो इसमें दो लेयर्स हैं, एक ये लेयर है और एक ये अंदर लेयर है, ब्लैक सर्कल से नज़र आ रहा होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये अंदर लेयर है ये वाली, और एक ये बाहर वाली लेयर है, दो लेयर है, ठीक हो। ये दो में, एक ग्रीन वाली और एक ये बाहर वाली, इस तरह इसमें भी और इसमें तो क्लियर नज़र आ रहा है, 3 लेयर्स हैं अगली फिगर में, ठीक है, 3 लेयर हैं, ये एक, फिर इसके बाद ये दूसरी, उसके बाद ये तीसरी, इसमें देखिए एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इसमें एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, और इसमें 5 आ जाएंगे। अब इन्हीं को हम देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो पहला हमने ये देखा था कि जो पहली सॉलिड बना था उसमें निकल था 46%, ठीक हो गया। अब ये ग्रो करेगा, उसके ऊपर जो दूसरी सॉलिड की लेयर बनेगी, तो वो मैंने यहाँ ब्लू कलर में बना दी, उसमें निकल कम है, वैसे मैंने रफली सपोज कम है तो मैं कहता हूँ अगर 39% है, ठीक है। तो अब ये होगा कि इनका अगर आप एवरेज निकालें, ठीक है, तो वो आंसर तकरीबन मैं जस्ट कह दूँ कि 43%, 42% अगर आ रहा है, तो वो हमारा ये 42% जो नेट बनेगा इसकी कंपोजिशन, वो क्या हो जाएगी 42%। वो ये यहाँ पर अगर फेज डायग्राम में देखें तो 42% पे इस टेम्परेचर पे 42% बन जाएगी। ये 42% एवरेज है इनकी, इसका वॉल्यूम की लेके ना परसेंटेज लेके जो एवरेज है वो 42% वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर थोड़ा और कम करें तो उस पर जो तीसरी लेयर बनेगी, ठीक है, जिस अब यहाँ देख लेते हैं कि पहले अंदर वाली लेयर कितनी थी 46%, उससे बाहर कितनी थी वो 40%, ये 40% थी जो मैंने यहाँ 39 लिखी है, ये एक्चुअली 40 है। इसके बाद 40% थी, और उसके बाद जो तीसरी लेयर बनी है, ठीक है, जो तीसरी लेयर इसके ऊपर बनी है उसमें ये वाली तीसरी लेयर, ये वाली सारी, उसमें जो निकल है वो है 35, ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर पहुँचे इस जगह पर इस टेम्परेचर पर डी पॉइंट पे हमारे पास इस तरह की 3 ये लेयर बन चुकी हैं। इस तरह की जो पहला सॉलिड फेज है उसमें निकल 46% है, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनी है उसमें 40% है, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनी है उसमें 35% है। तो इन तीनों का अगर आप एवरेज करें, इसमें डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड बाई 3 एवरेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वॉल्यूम डिफरेंट है ना, इसका वॉल्यूम कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा। वॉल्यूम के हिसाब से जो एवरेज निकालेंगे तो इनके तीनों का एवरेज बनेगी, वो तकरीबन आ जाती है 38% के क्लोज। इस पॉइंट के ऊपर ना ये जो फिगर में नज़र आ रही है, देखिए ये 3 लेयर थी, इस पर ये एवरेज कितनी बन रही है 38%। ये
ये वाली 38% एवरेज। ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर कूल करेंगे तो इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी इस तरह। ठीक है, ठीक है, एक और लेयर बन जाएगी इस तरह। ठीक है, उसमें जो है वो उसमें 31% है निकल। ठीक है, अब इन सारों का एवरेज करेंगे तो वो तकरीबन 35% आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा, ये 35% के ना बिल्कुल इस तरह यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब हम देखें कि जब इक्विलिब्रियम में था तो वो ये लाइन फॉलो हो रही थी। अब नॉन इक्विलिब्रियम में ये हुआ कि क्योंकि उसमें डिफ्यूजन नहीं हो रही ना, मेजर डिफरेंस ये है कि जब अंदर 46% लेयर बनी है पहले वाली, उससे ऊपर वाली 40% है, तो वो उधर स्टिक कर गई है। ये 46 है, और जो ये ग्रीन वाला पोर्शन होगा, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये सारा ये बाहर वाला, ये सारा बाहर ग्रीन वाला, ये सारा, इसमें निकल कितनी होगी 40%, और ये ऐसे 40% ही रहेगी। और जो बाहर वाला जो येलो वाला पोर्शन बनेगा, उसमें निकल कितनी होगी 35% होगी। और जो बाहर वाला रेड वाला फेज ये बनेगा, यानी जो आखिर वाला ये वाला ये रीजन सारा, ये सारा रीजन, इस पूरे रीजन में निकल कितनी होगी 31%। तो अगर आप देखें तो इसमें अलॉय की जो कंपोजिशन है वो ये सॉलिड है, ये सारे जो है ना ये सॉलिड है। अगर आप देखें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इधर ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे इससे बाहर आते जाएँ इस पोर्शन से 46, फिर बाहर 40, फिर 35, फिर 31, फिर इसका बाहर और कम। ठीक हो गया। तो जबकि पहले क्या था, जो हमने पहले किया था ये, उसमें ये था कि हर जगह पर निकल ये यूनिफॉर्म थी, एक जगह थी। जो फाइनल हमारे पास ये बनी थी ना, ये इसमें 35% की सैंपल कर रहे हैं, तो इसमें इधर भी देखेंगे 35%, इधर भी 35%, इधर भी जिस जगह पर जाएंगे एवरेज 35%, ऑलमोस्ट 35% होगी। जबकि इस केस में क्या है कि नॉन इक्विलिब्रियम में ये होगा कि अगर इस जगह अंदर देखेंगे तो वो कितनी है निकल 46, फिर बाहर आते जाएंगे कम होती जाएगी। ठीक है, और सो ऑन यहाँ आके फिर ये हम यहाँ पर पहुँच गए थे। और जब वजन टेम्परेचर कम होगा तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, ये अलॉय बन गई, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन इसमें कंपोजिशन अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, निकल की भी और कॉपर की भी। जहाँ निकल ज़्यादा होगी वहाँ कॉपर कम हो जाएगी। और इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, इक्विलिब्रियम में ये हो गया, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ एक ही सॉलिड फेज, और इसमें एक ही सॉलिड फेज अल्फा है, लेकिन कंपोजिशन अंदर वेरी कर रही है। कंपोजिशन वेरी होने से फिर प्रॉपर्टीज़ अंदर चेंज हो जाती हैं। जिस तरह एक हमने देख लिया था कि इसके मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया बहुत ज़्यादा, डी से ई पॉइंट के ऊपर आ गया, डी ये वाला था और ई जो है वो ये वाला है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। सो ये है नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग। अच्छा, अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा समझ लें कि इन्हीं पोर्शन को ना, ये जो एक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इसको हम आर्म्स की फॉर्म में बना लें इस तरह, ये एक पोर्शन, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि एक मेजर आर्म बनती है ये वाली, ठीक है, और ये दूसरी ये सेकेंडरी आर्म्स बनती हैं ये वाली। इसमें तो इसमें अंदर क्या है, इसमें ये एक निकल ज़्यादा है, यहाँ पर इन जगह पर निकल ज़्यादा है अंदर, और जैसे जैसे आप इससे बाहर जाते जाएंगे निकल कम होती जाएगी। एग्जैक्टली इसी को शो कर रहा है, जिस तरह इधर से बाहर जाते हैं निकल कम होती है, कॉपर ज़्यादा होती है, तो इसी तरीके से यहाँ से यहाँ ऊपर जाएंगे निकल कम होगी, कॉपर ज़्यादा होगी, इधर आए निकल कम होगी, कॉपर ज़्यादा होगी। मतलब इसके सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, इधर भी यही है। ये दो शो कर रहे हैं कि जिस तरह एक ये है तो एक इसके साथ दूसरा भी होगा, तो सेम ज़ाहिर है वो बहुत सारे पोर्शन होंगे ना, दूसरा भी इस तरह होगा, उसमें भी एग्जैक्टली ये चीज़ होगी, तो उसमें भी इस तरह के ये बनेंगे, ये वाली चीज़, ये जो यहाँ नज़र आ रही है, तो इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, शेप नज़र आ रही है इसकी, ये डेंड्राइट्स की ये आर्म्स है। ठीक है, ये होता है नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग में कि अगर कहीं अलॉय है, उसको कहीं आग वगैरह लग गई है, तो इतनी आग लगी है कि वो मेल्ट हो गई है, और मेल्ट होके तो वो जब दोबारा ज़रा कूल होगी तो अपनी वो नॉर्मल ही कूल होगी अपनी नॉर्मली, जब सॉलिड बनेगी, जिस तरह कोई लाइक कि किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है, तो उसमें जो स्टील वगैरह के जिसका जो होंगे अलॉयज़ के जो पार्ट्स होंगे, उनके साथ ये होगा कि जब वो इतनी ज़्यादा आग लगी है कि मेल्ट हो गए हैं, जब वो कूल हो गए हैं, डेफिनेटली वो नॉर्मल, तो हम कंट्रोल कूलिंग तो नहीं हुई ना, वो तो कूल फास्ट रेट से होंगे, तो उनमें इस तरह के डेंड्राइट बन जाते हैं अंदर। तो अब इसमें ये निकल देख लें कि
अब इसमें देखिए अंदर हमने बात की थी कि निकल ज़्यादा है ना, इस इधर निकल ज़्यादा है तो ये बाहर की तरफ डिफ्यूज़ करती है, तो इसमें निकल ज़्यादा है, इधर निकल ज़्यादा है, इस पोर्शन में कॉपर ज़्यादा है, ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला पोर्शन है ना, वो बेसिकली ये वाला है, ये लाइट कलर में, जिधर कॉपर ज़्यादा है निकल कम है। तो अब इसके ये डिसएडवांटेज है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है ना कंपोजिशन इसमें पूरी में, तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं ज़ाहिर। तो उसको फिर हम यूनिफॉर्म करने के लिए ये करते हैं कि इस अलाई को हीट करते हैं अप टू टेम्परेचर, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। तो उसमें जो जब आप हीट करेंगे तो हमने पढ़ा है कि हीट करने से डिफ्यूजन फास्ट हो जाती है। तो जो निकल के आटम इधर डिफ्यूज़ करेंगे और इधर से निकल के आटम इधर डिफ्यूज़ करेंगे, कॉपर के आटम इधर जाएंगे, इधर से कॉपर के आटम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और उसको फॉर टाइम छोड़ देते हैं हाई टेम्परेचर पे ताकि डिफ्यूजन होती रहे, और डिफ्यूजन होती रहेगी तो वो इसमें जब इधर निकल डिफ्यूज़ करेंगे इधर निकल कम हो जाएगी, और कॉपर इधर आ रही है, कॉपर ज़्यादा हो जाएगी, तो जो जिधर निकल ज़्यादा थी वो डिफ्यूज़ करके कम होना शुरू हो जाएगी, और जिधर कॉपर ज़्यादा थी वो डिफ्यूज़ करके कॉपर होना शुरू हो जाएगी, और फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक वो एक जैसी कंपोजिशन नहीं हो जाती। जैसे ग्राफ में शो किया है कि इस जगह पर देखें अगर आप, इस जगह पर तो निकल ज़्यादा है, इस जगह पर भी क्या है, निकल ज़्यादा है, ठीक है, इस जगह पर निकल कम है ये। तो जब जो ही ये अलॉय बनने के फ़ौरन बाद ये सिचुएशन होगी, ये ग्राफ कि इधर से आप इधर आ रहे हैं यहाँ तक, तो निकल कम हो रही है, इस जगह पर मिनिमम है, इस जगह पर इधर मिनिमम है यहाँ पर, और फिर ये ज़्यादा हो रही है। जब इसको हम हीट कर लेंगे, हीट करने के बाद इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपोजिशन क्या हो जाएगी, वो ये डॉट ब्लैक कलर लाइन शो करिए कि ऑलमोस्ट अब क्या है, ऑलमोस्ट एक जैसी हो गई है, ठीक है, जिस तरह की वो इक्विलिब्रियम में थी। 100% तो नहीं थी लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं माइक्रो सेग्रीगेशन, ठीक है, और इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, फिर इंटरडेंड्रिट सेग्रीगेशन एंड कोरिंग का फिनोमेना ये कहलाता है। और इसमें बेसिकली कंपोजिशन एक जैसी क्यों नहीं रहती, क्योंकि ये फास्ट कूलिंग है। फास्ट कूलिंग में होता है कि टेम्परेचर एटम्स है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि डिफ्यूज़ करके वो बाहर आ सके, इसलिए जो है वो कंपोजिशन जितनी है वो वहीं फिक्स हो जाती है। जबकि इक्विलिब्रियम क्या था, ये वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसमें चूँकि वो था स्लो कूलिंग है, इसलिए उसमें आइटम्स के पास इतना टाइम होता है कि वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं और ओवरऑल कंपोजिशन एक जैसी हो जाती है। अच्छा, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है फिनोमेना, इसको क्या कहते हैं, होमोजीनाइजेशन, जिसमें हम जो है वो इसके ये जो कंपोजिशन डिफरेंस है इसको ख़त्म करने के लिए हीट करते हैं। होमोजेनाइजेशन के लिए कितने टाइम के लिए हीट करना है वो हम इस रिलेशन से बता सकते हैं। T=C SDAS, SDAS इज सेकेंडरी डेंड्राइट आर्म स्पेसिंग, सेकेंडरी डेंड्राइट आर्म स्पेसिंग के इन आर्म के बीच की ये स्पेसिंग। और DS इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, जो हम डिफ्यूजन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। सो टाइम जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी डेंड्राइट आर्म स्पेसिंग का स्केल, जितना इसकी स्पेसिंग ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम चाहिए होगा इसको ज़्यादा बैलेंस करने के लिए, ताकि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो निकल आइटम्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ आने के लिए। और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होता है उतनी डिफ्यूजन फास्ट होती है, उतनी जल्दी जल्दी निकल कॉपर आइटम की डिफ्यूज़ करेंगे और टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक आता है माइक्रो सेग्रीगेशन। माइक्रो सेग्रीगेशन जो होता है कि जब आप अलॉय बना रहे होते हैं, कूल कर रहे होते हैं तो हर जगह पर अलॉय के अंदर टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। ज़ाहिर है जहाँ वो हीटर वगैरह हैं तो जिसके क्रीम का पोर्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अलॉय के अंदर थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से ये होता है कि ओवरऑल अलॉय के किसी एक पोर्शन में कंपोजिशन कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा होती है, किसी एक पोर्शन में कैलकुलेटेड अमाउंट से कम होती है। ये छोटे लेवल पर नहीं है, ये थोड़ा बड़े लेवल पर होती है, तो उसको भी हीट करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब माइक्रो सेग्रीगेशन ये होगा ना कि ये अगर ये पूरी अलॉय है तो मे बी कि इस पोर्शन में कंपोजिशन ज़्यादा हो, इस पोर्शन में कंपोजिशन कम हो, इस पोर्शन में बीच वाले में कोई और हो। ये थोड़ा मैक्रो लेवल पर है, ये जो हमने किया था ना ये माइक्रो लेवल पर है थोड़ा, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना अलॉय में, तो उसकी वजह से फिर वो कंपोजिशन एक जैसा नहीं रहती। तो उसको फिर आप इसको हीट करें ओवरऑल, ताकि एटम जो हाई इधर कंपोजिशन ज़्यादा निकल की है जिसकी भी, तो वो इधर डिफ्यूज़ करें, इधर ज़्यादा इधर डिफ्यूज़ करें जब तक वो सारा बैलेंस ना हो जाए। तो ये हमारा हो गया माइक्रो सेग्रीगेशन से रिलेटेड, और इसमें हमने इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर वो किस तरह वेरी करती हैं कंपोजिशन चेंज करने से। जिस तरह कॉपर के अंदर निकल की कंपोजिशन अगर आप चेंज करें तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
परसेंटेज एलोंगेशन पे। तो कॉपर में जितना निकल ऐड करेंगे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी। जिस तरह देखेंगे तकरीबन 60% तक ये इंक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद ज़्यादा निकल ऐड करेंगे तो डिक्रीज़ होगी। अच्छा, इंक्रीज़ इसलिए होती है कि जितनी ज़्यादा निकल ऐड करेंगे वो उतनी ज़्यादा वो डिसलोकेशन की मूवमेंट को रोकेगी निकल, क्योंकि इम्प्योरिटी ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन अप टू अ लिमिट के जी 50% के राउंड अबाउट जब आते हैं तो अब उससे ज़्यादा आप निकल ऐड कर रहे हैं तो आप देखेंगे अब इसका मतलब है कि अब निकल ज़्यादा हो रही है और कॉपर कम हो रही है। तो अब इसका मतलब है कि आप टूवर्ड्स प्योर निकल जा रहे हैं, और प्योर निकल तो मेटल जो प्योर मेटल्स हैं उनकी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ कम होती है ना, इसलिए हम अलॉय बनाते हैं। तो प्योर निकल की कितनी होती है इतनी है 350 के करीब। तो जब फर्दर उसमें निकल की कंपोजिशन जो 60% ज़्यादा होगी 70-80%, तो फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता जाएगी। क्योंकि अब इस तरह हो रहा है कि पहले कॉपर निकल अलॉय थी, तो अब इट इज़ लाइक निकल कॉपर अलॉय, कि जिसमें कॉपर कम होता जा रहा है, प्योर निकल आता जा रहा है। और जब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो रही है तो इसी तरीके से जो परसेंटेज एलोंगेशन है वो भी क्या होगी, वो पहले डिक्रीज़ होगी अप टू 60% तक। ठीक है जी, क्योंकि हमने देखा था कि स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो डक्टिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, कम हो जाएगी और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी यही है कि आप प्योर निकल की तरफ जा रहे हैं तो ये अब इंक्रीज़ होना शुरू होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम्स। अभी तक जो हमने सारी की हैं वो बाइनरी आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं।